गाइस वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब लर्निंग चैनल जिसका नाम है डेली जीके अपडेट। तो फ्रेंड्स आज हम लोग लाए हैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो 50 क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस चुन कर लाया हूँ। तो वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? विलियम वैडावन, जॉर्ज व्यूल, अल्फ्रेड वेब या दिनेश वाचा। तो आपको बता दूं कि अगर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के बारे में बोला जाए कि सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो उसका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी। लेकिन अगर अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें, कौन से ऐसे अध्यक्ष थे तो सबसे पहले अंग्रेज थे, तो उसका आंसर होगा यहाँ पे जॉर्ज व्यूल। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जॉर्ज व्यूल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में असेंबली हॉल में किस बिल के विरोध बम फेंका था? आपको बता दूं, आपको याद होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक पब्लिक सेफ्टी बिल नाम का एक बिल पारित होने वाला था। तो दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंककर अपनी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पब्लिक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 में किस देश का निर्माण का मांग रखा था? मुस्लिम लीग जो थे वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की तरह ही एक अपने एक मुस्लिम संघ का एक पार्टी था, एक दल था, जिसने क्या किया था कि हमें हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र पे नहीं हो सकते, हिंदू और मुस्लिम के दंगा फसादों यानी सांप्रदायिक जो वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हमें मुसलमानों का एक अलग संघ, एक अलग राष्ट्र चाहिए, और उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि क्रिप्स मिशन जो था 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था। इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व युद्ध के समय भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाए, मतलब भारतीय सेना को पूर्ण रूप से अपनी तरफ मिला सके और भारतीय जनता का पूर्ण सहयोग और सहानुभूति अपनी तरफ वो खींच सके। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, जो क्या थे, विंस्टन चर्चिल यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उसके एक मुख्य राजनेता और क्या थे, एक राजनीतिक दूत थे। क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, वो क्रिप्स मिशन को लेकर 1942 में भारत में आए थे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया, यहाँ पे देख सकते हैं एक और बात कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या एटली, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? हालांकि देखा जाए तो स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेरेंस और एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों ने ही इस मिशन के प्रस्ताव को लेकर आया था। लेकिन अगर अध्यक्ष की बात करें तो सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसका कार्य क्या था? इस मिशन के तहत जो ब्रिटेन था 1946 में आया था, इसका जो मेन उद्देश्य था ये था कि इस उद्देश्य के द्वारा, इस मिशन के द्वारा भारत को विभिन्न अलग अलग भागों में हिंदू मुस्लिम प्रांतों में अलग करके विभाजित कर देना है, उनकी एकता को भंग करना है। उसके बाद आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस आपको बता दूं तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष या प्रथम स्वतंत्रता दिवस, ये सभी जो है वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से रिलेटेड है। आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का मैंने एक पूरा नोट्स, एक पूरा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में वहाँ पे कवर बहुत ही अच्छी तरह से कराया हूँ, हर चीज़ को समझा के। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप एनटीपीसी में जो भी और सीएचएसएल में जो भी एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन ही मैंने कवर कराए और आने वाले ग्रुप डी एग्जाम और एमटीएस एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। नेक्स्ट बढ़ते, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखो ये भी कांग्रेस का क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के समय भारत छोड़ो आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दूं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था यानी 1942 में, उस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी आपको बता दूं कि 1940 से 1946 तक यानी 6 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाली थी। और 6 साल यानी सबसे ज़्यादा दिनों तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने वाले वो एकमात्र अध्यक्ष थे या एकमात्र भारतीय थे। ठीक है ना, और सबसे युवा अध्यक्ष की भी बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के समय
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो जाहिर सी बात है, दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए थे तो वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह संबंधी हथियार का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर होगा। साइमन कमीशन का विरोध के समय चोट लगने के कारण किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी? आपको बता दो, साइमन कमीशन जो जब भारत आया था तो उसके विरोध के प्रदर्शन में कांग्रेस के कुछ गरम दल और नरम दल के नेताओं ने अलग अलग प्रदर्शन किया था, जिसमें लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठीचार्ज में बहुत बुरी तरह से घायल किया था। और लगभग एक महीने के बाद लाला लाजपत राय की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं कि 1927 में इसका गठन हुआ था। इस गठन में क्या था? सर जॉन साइमन जो थे इसके अध्यक्ष थे और इसी के नाम पे साइमन कमीशन इसका नाम दिया गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइमन कमीशन से रिलेटेड, क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, कुछ विशेषता है कि इस संघ का क्या मुख्य उद्देश्य था इस कमीशन का, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बनी गांगुली या कोई नहीं? आपको बता दूं, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें बहुत से अलग अलग नेता, राजनेता, ब्रिटिश नेताओं ने भाग लिया था। अगर सरोजनी नायडू की बात करें तो ये सबसे पहली महिला थी, भारतीय महिला, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट की बात करें तो सरोजनी नायडू से भी पहले, सिर्फ अगर कोई महिला की बात करें तो ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, लेकिन ये ब्रिटिश थी। और कादम्बनी गांगुली की बात करें तो इन्होंने कभी कोई भी अध्यक्षता में भाग नहीं लिया था। हाँ, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो यहाँ पे अध्यक्षता की बात नहीं की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो सबसे पहले किसी महिला ने अगर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था वो थी कादम्बनी गांगुली। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला भी है, पहली ग्रेजुएट महिला भी है। ठीक है, और अगर बात करें कि कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले किस महिला ने भाग लिया तो एनी बेसेंट होगा, हालांकि वो ब्रिटिश थी। लेकिन अगर सबसे पहले भाग लेने वाली भारतीय महिला की बात की जाए तो वो सरोजनी नायडू जी होगी। ठीक है, इन सभी के अधिवेशन किस वर्ष हुए, कहाँ पे हुए, मैंने सभी का नोट्स आपको वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वीडियो में बता दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र का कथन किसका है? जाहिर सी बात है, मोहम्मद लीग ने कहा था कि हमें एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम प्रांत मुझे अलग चाहिए, मुस्लिम संघ एक अलग राष्ट्र के रूप में चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्होंने कहा था, ठीक है, पाकिस्तान होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भगत सिंह को कब फांसी हुई थी? सभी को पता है भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी हुई थी भगत सिंह को। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था? राष्ट्रपिता होगा, सॉरी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? घोड़ा जो रखा जाता था उसके देख रेख के लिए जो मेन वहाँ के प्रधान होते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था मुशरिफ। उसे क्या कहा जाता था? मुशरिफ कहा जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में लगने वाला सिंचाई का कर क्या था? अलग अलग तरह के टैक्स लगाए जाते थे, कर लगाए जाते थे। तो यहाँ पे सिंचाई का जो कर था उसे कहा जाता था हक़ शर्ब। उसे क्या कहा जाता था? हक़ शर्ब। ठीक है, और ये कर जो था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, जिसमें भूमि का 1/10 हिस्से में होने वाले उपज को सुल्तान क्या करता था? ले लेता था। नेक्स्ट, पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि किस अभिलेख से हुई है? पुष्यमित्र जो थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। उसका जो प्रूफ, एविडेंस, प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है? कहाँ से वो प्रूफ होता है? पुष्टि होती है उसकी या प्रमाणित होती है? तो इसका आंसर होगा अयोध्या के अभिलेख से। अयोध्या के अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध किए गए यज्ञ की, दोनों यज्ञ की पूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि पुष्यमित्र जो है वो शुंग राजवंश के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट, किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन हाथी गुफा से मिलता है? हाथी गुफा से किसका मिलता है? तो इसका आंसर होगा खारवेल। अच्छा, खारवेल कौन थे? देख सकते हैं कि यहाँ पे कलिंग में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का तृतीय सबसे महान तथा प्रख्यात सम्राट था। खारवेल के बारे में जो भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है उसकी विजय की या फिर उसके प्रशासन की, तो उसकी जानकारी हमें हाथी गुफा लेख से मिलती है। हाथी गुफा कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी पर है। और खारवेल आगे चलकर क्या है? चेदी वंश के संस्थापक बने थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था माफरूज। क्या कहा जाता था?
माफरूज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर का मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस वक्त वहाँ का शासक भीम प्रथम या भीमदेव प्रथम था, और यह आक्रमण 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने किया था। ठीक है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? अगर बात करें दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की तो उसका आंसर होगा हेमू। लेकिन अगर बात करें दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह कौन था तो उसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। हेमू का पुराना नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये वाला टॉपिक भी मैंने वहाँ कवर किया है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आप यहाँ पे देख पा रहे, ये सारे जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एनटीपीसी में रिपीट हुए हैं। जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है या प्रीवियस ईयर का पेपर अभी तो आ चुका है ऑनलाइन, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिला ही मिला है। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ये हिस्ट्री के दो टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन गिरे हैं। ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय यानी 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको बता दो कि 1919 में रॉल्ट एक्ट नाम का जो कानून हुआ था, ये कानून क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध के नज़रिए से, मतलब शक के निगाह पे पुलिस उसको क्या, ब्रिटिश पुलिस क्या कर सकती थी? गिरफ्तार कर सकती थी और उसको सजा दे सकती थी। तो ये एक बहुत ही कठोर कानून था। इसके विरोध में क्या कहता, महात्मा गांधी ने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में इसके लिए बैठक हुई थी। ठीक है ना। कुछ बैठक हुई थी और इसके खिलाफ मतलब प्रदर्शन करना चाह रहे थे वो लोग शांतिपूर्वक। ठीक है। गांधी जी को तो क्या बोलता है, हिंसा पसंद नहीं था, अहिंसा के रूप में वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे। ठीक है ना, इस कानून के खिलाफ। लेकिन क्या हुआ कि जनरल डायर ने वहाँ पे आके हज़ारों की संख्या में जो भीड़ थी उसके ऊपर गोली चलवा दिया था। अब ये जो गोली चली थी इसके बाद जो भी वहाँ पे नरसंहार हुआ, उसमें से एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उधम सिंह नाम था उसका, उन्होंने क्या किया, जनरल डायर की मृत्यु कर दी कुछ दिन के बाद। ठीक है ना। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी हत्याकांड की जांच के लिए क्या हुआ था कि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया था। ठीक है ना। और इसके जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था नरसंहार में, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि उन्हें ब्रिटिश ने एक उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी और इस उपाधि को उन्होंने इस हत्याकांड में क्या कर दिया था, वापस कर दिया था इस नरसंहार को देख करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, गोपाल कृष्ण गोखले जी को भारत का हीरा किसने कहा था? जी हाँ, इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उनके गुरु कौन थे? महादेव रानडे जी थे। महादेव रानडे। और महात्मा गांधी इसे अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस बैठक में भाग लिया? आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे, लंदन में हुए थे। और इसमें दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यहाँ पे आंसर क्या होगा? दूसरा सम्मेलन जो हुआ था गोलमेज का, तीनों सम्मेलन लंदन में हुआ था। दूसरे सम्मेलन में लंदन में गांधी जी ने जाकर हिस्सा लिया था कांग्रेस के साथ। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 सितंबर 1931 को हुआ था और 1 दिसंबर 1931 को ख़त्म हुआ था। इस सम्मेलन में जो भी मांग थी वो सफल नहीं हुआ था। ये सम्मेलन का जो डिमांड था कांग्रेस का वो सफल नहीं हो पाया, तो असफल होने के कारण गांधी जी ने वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन का। आप यहाँ पे इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों सम्मेलन लंदन में हुआ था और तीनों के अध्यक्षता जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने के अपराध में किसे फांसी की सजा हुई? जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इसका आंसर क्या था? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1934। 1934 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसका स्थापना हुआ था 26 दिसंबर 1925 को। 1934 को इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एम.एन. रॉय। देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था जो वो तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है, तीरथ सिंह। एक था क्या, खासी विद्रोह जो था 1830 से 33 के बीच में उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा वहां की स्थानीय जनजाति को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था। ठीक है, जिसके विरोध में उन्होंने क्या किया था? यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था और अंततः 1837 में ब्रिटिश सेना द्वारा इसे दबा दिया गया। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया? अच्छा, भक्ति आंदोलन के
संस्थापक ही बोल सकते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया? अगर शुरुआत किसने की अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर शंकराचार्य होगा, लेकिन उसे सबसे तेज गति देने वाले जो थे वो थे रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन को गति किसने प्रदान की थी? रामानुजाचार्य ने प्रदान की थी। ठीक है। उसके बाद किस बादशाह ने चांदी के सिक्के का प्रचलन किया? तो इसका आंसर होगा शेरशाह। शेरशाह ने चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था। शेरशाह जो थे वो सूर्यवंश के सूर्यवंश के थे। ठीक है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मुगल चित्रकारी प्रकाष्ठा पर थी? चित्रकारी जो थी वो जहांगीर के शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले किसे भेजा था? जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश, जो हमारे यहाँ के लगभग 200 सालों तक राज किया, तो सबसे पहले वो जब आए थे तो वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। हॉकिंस को भेजा था उन्होंने सबसे पहले, हॉकिंस को। हॉकिंस जो आए थे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं रह पाए, वो कम पढ़े लिखे थे, उनकी राजनीतिज्ञ नज़रिया जो था, दृष्टिकोण वो सीमित थी, वो ज़्यादा दूर तक नहीं सोचते थे। हॉकिंस जो थे वो सफल नहीं हो पाए। वो सूरत बंदरगाह में 1608 ईस्वी में आए थे। ठीक है ना। लेकिन जब उनकी असफलता के कारण इंग्लैंड ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या किया? सर थॉमस रॉ को फिर भेजा। सर थॉमस रॉ ने क्या किया? 1911 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री को लगाना स्टार्ट किया। पहली फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में हमारी स्थापित हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले किसे भेजा? तो इसका आंसर होगा हॉकिंस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जाहिर सी बात है भाई, लाल किला, जो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है, लाल किला के अंदर मोती मस्जिद बहुत है वहाँ पे। लाल किला में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो लाल किला जो मोती मस्जिद उसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अभी मैंने बताया कि मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो था वो आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच औपनिवेशिक होड़ जो थी उस वक्त, एक दूसरे के उपनिवेश पर कब्जा स्थापित करने की वो लोग जो चेष्टा कर रहे थे, उसी के आधार पे वहाँ पे कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ था। 1746 से 1763 तक 3 युद्ध लड़ी गई। यहाँ पे देख सकते हैं पहला युद्ध 40 से 48, फिर 49 से 54 और 58 से 63। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था उसे वांडीवासा के युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी बीच क्या हुआ था कि 1756 से 63 के बीच में जो 7 साल में क्या हुआ था, एक सप्तवर्षीय युद्ध भी लड़ा गया था। इस सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ही कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी। हार ही नहीं हुई थी, अंग्रेजों ने क्या किया था, इसके सभी औपनिवेशिक स्थानों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपको बता दो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। ये सहायक संधि बहुत ही कठोर संधि थी, बहुत ही, यहाँ पे जो भी हमारे भारतीय शासक थे या हमारे जो हुआ करते थे उस वक्त भारत के अंदर विभिन्न संघ या प्रांत के शासक थे, तो उनके ऊपर एक बहुत ही कठोर तरह के संधि दिया गया था, उसे लादा गया था जबरदस्त, मतलब जबरन हर किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे अपनाना पड़ा। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इसे अपनाया। उसके बाद फिर अवध के नवाब, पेशवा बाजीराव, मैसूर, भोंसले, ग्वालियर की सिंधिया ने सभी ने इसे अपनाया। इसकी विशेषता कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से ये जो टॉपिक है आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की संधि की विशेषता थी। सारे विशेषता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि हमारे जो भी पेशवा बाजीराव हैं या हैदराबाद के निजाम है या जो भी प्रांतीय शासक है, वो सभी क्या कर सकते हैं, अपने सशस्त्र बल को कम करके अंग्रेजी सेना को वहाँ पे स्थान उनको देना पड़ता था, ज़्यादा स्थान देना पड़ता था, उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी, टैक्स ज़्यादा अंग्रेज़ों को सौंपा जाता था। अंग्रेज़ों को अगर उन्हें टाइम पे टैक्स नहीं दे पाते थे, सेना का भुगतान नहीं कर सकते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था कि उनके एक क्षेत्र को अंग्रेज़ के हिस्से में दे दिया जाता था। किसी भी बाहरी आक्रमण या अंग्रेज़ क्या बोलते थे कि सहायक संधि में अगर वो मंजूरी देते हैं, अगर वो निभाते हैं, तो अंग्रेज़ क्या करेगा, उसे बाहर से होने वाले विदेशी आक्रमण या प्रांतीय आक्रमण से रक्षा करेगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी
और अंग्रेज ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। और साथ ही साथ ये जो शासक थे वो किसी दूसरे शासक से अपना मैत्री संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। सहायक संधि का जो बहुत ही कठोर संधि था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके सबसे पहले अपनाया था हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक के नाम से कौन जाना जाता है? तो मराठा राज्य के जो दूसरे संस्थापक थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ। अगर मराठा राज्य के स्थापक के बारे में बात किया जाए तो वो होगा हमारे छत्रपति शिवाजी। आपको पता है महाराजा शिवाजी जो थे उन्होंने मराठा नाम की जो महाशक्ति थी उसका उद्भव किया था। और इसके दूसरे संस्थापक कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों ने सबसे लंबा शासन करने वाला राजा कौन था? तो जी हाँ, बेशक अकबर था। अकबर ने लगभग 52 साल तक अकबर ने यहाँ पे राज किया था, ठीक है ना। मुगल शासक की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। ये तुर्क और चंगेज़ दोनों के वंशज थे, ठीक है ना। उन्होंने लगभग 1526 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना की थी। और मुगल सम्राट अकबर ने इनके जो वंशज थे, मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था? 52 वर्ष तक यहाँ पे गद्दी को संभाला था। इनका शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक लगभग 50 साल से अधिक वर्षों तक रहा। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने डाली? तो यहाँ पे आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन, चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो, ये चारों जो लॉर्ड यानी यहाँ पे गवर्नर या वायसराय थे भारत में जो ब्रिटिश के थे, ये चारों शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए थे। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले आधुनिक शिक्षा की नींव जो है भारत में डाली थी। उनके इस योजना को मैकाले योजना भी कहा जाता है, मैकाले कमीशन भी कहा जाता है। और इस योजना के तहत वो क्या करना चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे। वे चाहते थे कि आने वाले कुछ वर्षों में, आने वाले समय में भारतीय जो है वो दिखे भारतीय, लेकिन उनकी जो प्रकृति हो, उनका जो बर्ताव हो, उनका जो नेचर है वो पूर्ण रूप से वो ब्रिटिश होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। और आज भी हम क्या है, इस मैकाले योजना का जो असर है वो आज भी है। ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन हमें अंग्रेजी छोड़कर, वो अपना अंग्रेजी यहाँ पे छोड़कर गए। आज हम अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जकड़े हुए हैं, बढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ब्रिटिश तो चले गए यहाँ से, लेकिन ब्रिटिश ने जो काम वहाँ पे करना चाहा था, आज 200 साल में उन्होंने जिस संभावना के साथ यहाँ पे आए थे और जिस उद्देश्य के साथ आए थे, एक तरह से देखा जाए तो वो उद्देश्य को वो पूरा कर चुके हैं। और ये उद्देश्य उनका पूरा हो ही रहा है, ठीक है ना। तो खैर आज के लिए इतना ही। आज का हमारा ये टॉपिक था भारतीय इतिहास से संबंधित। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आज ही शाम को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, जिनका आने वाला अपकमिंग एग्जाम्स होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स और साइंस या जीके से रिलेटेड और भी टॉपिक के लिए आपको रोज़ हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।